लाइट ऑफ स्टडी नामक चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो पेट का सबसे लास्ट 16 तारीख को जो एग्जाम हुआ था उसकी सबसे अंतिम शिफ्ट जो हुई थी उसके विषय में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उसमें जो प्रश्न आए थे उसमें थोड़ा उसके जो जीएस के प्रश्न थे उसमें से 25 से 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। मैं पुनः अपनी बात दोहराता हूँ, चैनल अगर अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब और लाइक करके शेयर करके बेल आइकन पर क्लिक अवश्य करिए। पेट का जो पेपर 16 तारीख को जो 3 से 5 हुआ था उस विषय में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से देखिए और लिखने के अलावा मैं बोलने पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ तो नोट अवश्य करिए क्वेश्चन को जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा हो, क्योंकि आगामी परीक्षा भी बहुत जल्द होने वाली है। एसएससी सीजीएल का भी एग्जाम दिसंबर में होना है। तो पहला क्वेश्चन जो था, भारत के पड़ोसी द्वीप कौन कौन से हैं। देखिए थोड़ा याद रखिए, यहाँ पे पड़ोसी देशों का नाम नहीं लिया गया है। जिसने पड़ोसी देश ध्यान दिया होगा, जिसने द्वीप वर्ड नहीं सुना होगा, द्वीप का मतलब होता है आइलैंड। द्वीप का मतलब होता है आइलैंड। आइलैंड या द्वीप का मतलब क्या होता है, ऐसे सभी देश जो चारों ओर से जल से घिरे हों। ऐसे देश जो चारों ओर से जल से घिरे हों, जैसे श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, जापान हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये ऐसे देश हैं जो चारों ओर से जल से घिरे हों। तो इंग्लैंड एक देश तो है लेकिन द्वीपीय देश है। कुछ ऐसे क्षेत्र भी होते हैं। क्वेश्चन आपका आया था, निम्नलिखित में से कौन से देश भारत के द्वीपीय देश हैं। तो ऑप्शन था श्रीलंका और मालदीव, क्योंकि श्रीलंका और मालदीव ऐसे देश हैं जो चारों ओर से पानी से घिरे हुए हैं। ये बड़ा थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था, लेकिन जिससे द्वीप का आशय मालूम होगा, जिसने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा, मैं द्वीप के बारे में भी 2 से 3 बार डिस्कस कर भी चुका था। तो याद रखिए, भारत के 2 पड़ोसी द्वीपीय देश लिखे हैं। पड़ोसी देश अगर आ जाएंगे तो उसमें तो ऑप्शन बहुत हो सकते हैं, लेकिन पड़ोसी द्वीपीय देश का नाम है तो उसमें ऑप्शन था श्रीलंका और मालदीव। जिसने थोड़ा ध्यान दिया होगा, क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल था, जिसने ऑप्शन में मालदीव और श्रीलंका किया होगा उसका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ऑप्शन में द्वीपीय वर्ड लिखा था। तो मालदीव एक होता द्वीप वर्ड, ऐसी सभी कंट्री जो चारों ओर से घिरी होती हैं पानी से। एक होता वर्ड प्रायद्वीप, पेनिनसुलर से इंग्लिश बोलते हैं। ऐसे सभी जो 3 ओर से पानी से घिरे होते हैं, जैसे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, भारत के केंद्र शासित प्रदेश ये जो है ये 3 ओर से जल से घिरे हैं। और एक होता है लैंडलॉक कंट्री। लैंडलॉक कंट्री जिनके चारों ओर जमीन ही जमीन है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब क्या है, ये सब आपके हैं लैंडलॉक कंट्री, स्थलबद्ध देश हैं। संसार में टोटल 44 स्थलबद्ध देश हैं। संसार में टोटल अगर देखा जाए, सूक्ष्म स्तर पर देखा जाए तो लगभग 200 देश, 198 देश पूरे वर्ल्ड में हैं। और अगर छोटे बहुत देशों को, वेटिकन सिटी वगैरह को भी जोड़ दिया जाए जिसकी पॉपुलेशन मुश्किल से 1000 है, तो 263 देश हैं। वैसे अगर देखा जाए तो संसार में लगभग 198 देश हैं। उनमें से 44 देश ऐसे हैं जो स्थलबद्ध हैं। यहाँ जो क्वेश्चन आया था उसका आंसर था श्रीलंका और मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था ओमान की राजधानी। ये डायरेक्ट राजधानी संबंधी क्वेश्चन पूछ दिया गया था। इसके बारे में मैंने हालांकि डिस्कस कभी किया नहीं, राजधानियों के बारे में। कुछ राजधानी मैंने बताई थी लेकिन उसमें ओमान का नाम तो शामिल नहीं था। वैसे ओमान की राजधानी है मस्कट। ओमान एक मुस्लिम बहुल देश है जो कि सऊदी अरब, यमन और यूएई से घिरा हुआ देश है। ओमान की सीमा जो है सऊदी अरब, यमन और सऊदी अरब, यमन और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात से ये देश लगता है। अगर यमन का नाम आ गया तो मैं फिर से थोड़ा अपनी बात दोहराऊंगा कि हैती जनजाति के लोग, क्योंकि यमन और सीरिया के बीच काफी समय से युद्ध चल रहा है। प्रॉक्सी वार भी दोनों देश घोषित कर चुके हैं। प्रॉक्सी वार क्या होता है बता दूं, प्रॉक्सी वार होता है जब 2 देश बिना किसी घोषणा के अचानक एक दूसरे पर आक्रमण कर देते हैं, तो उसे प्रॉक्सी वार बोलते हैं। याद रखिए, दोनों देशों का नाम आ रहा है। जब कोई 2 देश बिना किसी घोषणा पत्र के, बिना किसी एग्रीमेंट के अचानक आक्रमण कर देते हैं तो उसे प्रॉक्सी वार के नाम से जाना जाता है।
या आईएएस इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछा गया था, एक मॉक टेस्ट में मैं देख रहा था। तो यहाँ जो तो हैती जनजाति का संबंध किस देश से है? यमन, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था राजस्थान का सफेद शहर किसे बोलते हैं? राजस्थान का सफेद शहर, वैसे ये थोड़ा अलग टाइप क्वेश्चन था। गुलाबी शहर तो जयपुर है, ये तो इसकी लंबी कहानी भी है जयपुर, तो गुलाबी शहर जयपुर है, लेकिन क्वेश्चन था राजस्थान का श्वेत शहर या श्वेत शहर किसे बोलते हैं? उदयपुर। राजस्थान का श्वेत शहर किसे बोलते हैं? राजस्थान का श्वेत शहर। क्वेश्चन क्या था? राजस्थान का सफेद शहर या श्वेत शहर किसे बोलते हैं? उदयपुर। अगर बोला जाए गुलाबी शहर किसे बोलते हैं? जयपुर, जो हम लोग बहुत छोटे से पढ़ते भी आए हैं। लेकिन अगर बोला जाता है कि राजस्थान की सूर्य नगरी कौन सी, याद रखिए राजेश, ये भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस में 2008 या 2009 में पूछा गया था, मैंने पढ़ा था कि राजस्थान का कौन सा ऐसा शहर है जिसे सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है? सूर्य नगरी के जोधपुर। अगर क्वेश्चन कभी आगे भविष्य में पूछा जाता है कि राजस्थान का सफेद शहर उदयपुर, राजस्थान का गुलाबी शहर जयपुर, डायरेक्ट पढ़ते आ रहे हैं। और राजस्थान का अगर सूर्य नगरी अगर पूछा जाता है निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है, तो डायरेक्ट टिप करना है हम लोग को जोधपुर। जोधपुर। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा शायद। 30 मार्च को बीकानेर, जैसलमेर और आपके जयपुर और आपके ये 3 से 4 शहर राजस्थान में शामिल हो गए थे, तभी 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? इसका डायरेक्ट आंसर था 1 मई। ये न्यूयॉर्क से आंदोलन उठा था, इसका लंबा इतिहास है, वो भी मैं कभी डिस्कस कर दूंगा। अभी फिलहाल क्वेश्चन डायरेक्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई। उससे और 31 मई को अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू दिवस भी मनाया जाता है। 31 मई को अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू दिवस भी मनाया जाता है। हालांकि क्वेश्चन आया था अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, या क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं लोकसभा के पितामह कौन थे? जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे वो थे जीवी मावलंकर। लोकसभा का पिता या लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है? जीवी मावलंकर। जैसा कि आपको थोड़ा आपको बता दें भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग बना था, तभी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में बनाते हैं। कल मैंने बताया था 15 जनवरी को थल सेना दिवस। कल क्वेश्चन आया था एयरफोर्स दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। और आपका जल सेना दिवस या नेवी दिवस 4 दिसंबर। तो क्वेश्चन जो आया है लोकसभा के अध्यक्ष कौन, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछ दिया जाए, जो कल क्वेश्चन पूछा गया, या लोकसभा का पितामह बोल दिया जाए, तो उसका डायरेक्ट आंसर करना जीवी मावलंकर, क्योंकि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन रहे? जीवी मावलंकर। इस समय कौन है? 17वें ओम प्रकाश बिड़ला 17वें हैं, लेकिन पहले की बात हो रही है। ओम प्रकाश बिड़ला राजस्थान के कोटा से डायरेक्ट सांसद भी रहे, सांसद हैं, जो कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो 17वें लोकसभा के स्पीकर ओम प्रकाश बिड़ला जी हैं, उनका संबंध कहां से है? तो वो राजस्थान के कोटा से सांसद का चुनाव जीत के आए हैं। उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने क्या बनाया है? भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें लोकसभा का अध्यक्ष बनाया है, याद रखिए। और यूपी के अभी अध्यक्ष कौन बने हैं? सतीश महाना जी, कानपुर से विधायक रह चुके हैं। सतीश महाना जी काफी चर्चा में रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? हृदय नारायण दीक्षित इससे पूर्व थे। उसके उपरांत इस बार सतीश महाना जी, जो कानपुर से शायद 10 बार विधायक रह चुके हैं, कुछ ऐसा मैंने पढ़ा था, 10 बार कानपुर से विधायक भी रह चुके हैं शायद। क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित में से कौन सी एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? तो उसमें कवारती थी, और उसके बाद दमन दीप, इस टाइप से ऑप्शन था। तो निम्नलिखित में से कौन सी केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? तो इसका आंसर डायरेक्ट आइजोल हो जाएगा, क्योंकि आइजोल मिजोरम की राजधानी है। और सब जानते हैं मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश नहीं, अपितु भारत का एक राज्य है, जिसकी सीमा बांग्लादेश से मिलती है। मिजोरम की सीमा किससे मिलती? बांग्लादेश से। एक सेट में क्वेश्चन ये भी पूछा गया था
कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है? भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है? तो भारत के कुल 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, पेट में ही पूछा गया, शायद सेकंड सेट में पूछा गया था, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से मिलती है? तो मैंने आपको बताया था बांग्लादेश से। भारत की सबसे लंबी सीमा मिलती 4096 किलोमीटर, उसके बाद चीन 3400 किलोमीटर, पाकिस्तान 3200 किलोमीटर, फिर नेपाल, म्यांमार, भूटान, और सबसे कम सीमा भारत की किस देश से मिलती है? उसका आंसर होगा अफगानिस्तान। लगभग 103 किलोमीटर की सीमा अफगानिस्तान से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से, तो बांग्लादेश से कितने राज्यों की सीमा लगती है? 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। वे 5 राज्य कौन कौन से, ये भी आपको बता दें, याद रखिए। वेस्ट बंगाल तो सब जानते हैं, 1905 ईस्वी को पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश अलग हुआ था। लॉर्ड कर्जन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश अलग हुआ था। लॉर्ड कर्जन अंग्रेज उस समय गवर्नर जनरल था, जिसने ये इस घटना का उत्तरदायी था। तो बांग्लादेश 1905 में अलग हुआ था। तो बांग्लादेश की सीमा एक तो वेस्ट बंगाल से लग गई, एक असम से लग गई। कहते हैं असम भी उसी का एक परिणाम था 1905 का। वेस्ट बंगाल, असम और त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पश्चिम बंगाल सब जानते हैं, 1905 में पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश अलग हुआ था। पश्चिम बंगाल, उसके बाद असम, उसके बाद आपका त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है तो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? उसका आंसर होगा त्रिपुरा। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? इसका आंसर होगा त्रिपुरा। याद रखिए। क्वेश्चन ये पूछा गया था संगाई महोत्सव कहां मनाया जाता है? तो ये थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछ दिया था। मैं निश्चित तौर पर मानता हूं ये क्वेश्चन शायद बहुत सारे लोगों ने पढ़ा हो, बहुत सारे लोगों ने ना पढ़ा हो। वैसे संगाई महोत्सव डायरेक्ट मणिपुर में मनाया जाता है। संगाई महोत्सव कहां मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। याद रखिए, महोत्सव से संबंधित मैं एक वीडियो आपके समझ पेश कर दूंगा जिसमें 20 से 22 महोत्सव जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस में बहुत बार पूछे गए हैं। मैं ये डायरेक्ट यूपी पीसीएस से क्वेश्चन था। संगाई महोत्सव, संघाई नाम नहीं है, संघाई तो चाइना में है, संगाई गा बना है। संगाई महोत्सव कहां मनाया गया है? मणिपुर। संगाई महोत्सव मणिपुर में, याद रखिए। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि किस राजा के दरबार में नवरत्न रहते थे? किस राजा के दरबार में नवरत्न रहते थे? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त सेकंड, अर्थात या विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त सेकंड किस राजा के दरबार में नवरत्न रहते थे? 4 ऑप्शन थे। तो ऑप्शन था चंद्रगुप्त सेकंड, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपने थोड़ा पढ़ा होगा तो मालूम होगा, मैंने एकेडमी में यह बताया भी था उस समय कि फायान पहला चीनी यात्री जो भारत आया था 399 ईस्वी तरफ भारत आया था। 399 उस समय भारत का राजा कौन था? तो चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य। फायान एक चीनी यात्री था, याद रखिए। ह्वेनसांग भी भारत आया था, इसिंग भी भारत आया था। ऐसे क्वेश्चन में तमाम आते हैं, इनके विषय में मैं डिस्कस करता रहूंगा क्योंकि अभी तक उद्देश्य पेट के हिसाब से पढ़ाना था। अब मैं व्याख्या थोड़ी डिटेल में भी करने का प्रयास करूंगा। क्वेश्चन आया था एक, ये क्वेश्चन है काफी चर्चा क्वेश्चन रहा है कि लॉर्ड डलहौजी ने किस शहर को कुशासन के आरोप पर हड़पा था? थोड़ा आपको बता दें, लॉर्ड डलहौजी जो है 1848 से लेके 1856 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल रहा था। 1848 से 1856 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ये रहा था। इसने एक पॉलिसी चलाई थी, हड़प नीति, क्योंकि अंग्रेजों का उद्देश्य ये रहा है कि ऐसी पॉलिसियां लाना जिससे पूरे भारत को अपने अंडर कर लेना, पूरे भारत को सीज कर लेना, कब्जे में कर लेना। तो इसे व्यपगत का सिद्धांत, हड़प नीति का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैश भी बोला जाता है। अगर मणिकर्णिका पिक्चर देखी होगी तो इसमें से बहुत सारा पार्ट इसमें दिखाया भी गया है लॉर्ड डलहौजी का। आपको बता दें 1848 से 1856 ईस्वी तक ये भारत का गवर्नर जनरल रहा है। इसने 1848 ईस्वी में एक पॉलिसी शुरू की थी, व्यपगत का सिद्धांत, हड़प नीति का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैच। इसमें बताया गया था यदि किसी राजा की मृत्यु हो जाती है, कोई राजा एक्सपायर होता है,
उस समय अगर किसी राजा की मृत्यु होती है और उस समय मृत्यु होने तक राजा को कोई पुत्र नहीं होता है और उसके उत्तराधिकारी के रूप में किसी पुत्र को गोद ले लिया जाता है, तो अंग्रेज उसका आधा राज कहीं के पूरा राज भी लिखा रहता है, लेकिन वास्तविकता यह है उसका आधा राज अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। झांसी की रानी दलपत राय की जब मृत्यु होती है और उनका जो रानी लक्ष्मीबाई का पुत्र होता है वो जब एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि सदाशिवराव ने जहर दे दिया होता है, आपने पिक्चर देखी होगी, तो उस दशा में क्या हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई ने गंगाधर दामोदर राव को गोद लिया, तो उनका राज भी इसी नीति के तहत मिला लिया गया था। क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, किस शहर को डलहौजी ने कुशासन मिसमैनेजमेंट के आधार पर कब दिया गया था, तो इसका आंसर था अवध। आपको बता दें, थोड़ा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि डलहौजी के हड़प नीति का शिकार पहला शहर कौन सा हुआ था? सतारा। 1848 में सबसे पहले सतारा हड़पा, फिर नागपुर हड़पा, फिर बाद में झांसी हड़पा, ये क्रम लगा रहा, झांसी, नागपुर, उदयपुर, उसके बाद सतारा। लेकिन अगर बात की जाए, क्वेश्चन अगर भविष्य में पूछा जाए कि डलहौजी की व्यक्तिगत नीति के तहत प्रथम शिकार कौन सा शहर हुआ, तो सतारा 1848 ईस्वी में। और सबसे अंतिम शिकार हुआ था अवध का नवाब उस समय जो था वो था वाजिद अली शाह, उसके पुत्र भी थे, उसके बावजूद भी डलहौजी ने यह आरोप लगा दिया कि यहाँ की जो अवध की प्रजा वो वहां के राजा से खुश नहीं है, राजा प्रजा पर एट्रोसिटी कर रहा है, ऐसा झूठा आरोप लगाकर अवध को भी उसने अपने कब्जे में 1856 ईस्वी में कर लिया। क्वेश्चन में जिसने अवध टिक किया होगा उसको ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन आया, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह हड़प्पा का है, तो डायरेक्ट इसका ऑप्शन होगा लोथल जो कि गुजरात में पाया जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में भी एक वीडियो में बना दूंगा, जिसका देखा जाए बहुत लंबा इतिहास है, 1826 ईस्वी से शुरू होता है। क्वेश्चन फिलहाल इसके बारे में पूरा वीडियो बना दूंगा। फिलहाल हड़प्पा का निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है जिसने लोथल टिक किया होगा, लोथल जो कि गुजरात में पाया जाता है, उसका आंसर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन पूछा गया, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। क्वेश्चन था, बंगाल में किस आंदोलन के तहत, याद रखिए, जब बंगाल विभाजन हुआ था, मैंने वीडियो में आज से 6 दिन पहले डिस्कस भी किया था कि जब बंगाल विभाजन हुआ था तब उस समय 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जब बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने करवाया था, बंगाल विभाजन से हर शिफ्ट में कुछ न कुछ पूछा गया है, हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो याद रखिए, बंगाल विभाजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगामी पेट का एग्जाम जो होगा उसमें भी, और आगे जो पेपर होने वाला उसमें बंगाल विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बंगाल विभाजन जब हुआ था उसमें 2 आंदोलन हुए थे, एक हुआ स्वदेशी और एक हुआ था आपका बहिष्कार आंदोलन। इसके बारे में मैंने डिटेल में चर्चा भी की थी, थोड़ा बहुत बताया भी था इसमें। तो क्वेश्चन था कि किस आंदोलन के विरोध में आपको बता दें, 1905 ईस्वी को जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन के, तभी भारत के 3 रंग का झंडा बनाया गया था। 3 रंग का झंडा भारत का बनाया गया था, केसरिया, सफेद और हरा। उसी समय 3 रंग का झंडा बनाया गया था। स्वदेशी आंदोलन, जिसने वीडियो ध्यान से देखा होगा, जिसे मालूम होगा स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन बंगाल संबंधित है, तो उसने निश्चित तौर पर यह क्वेश्चन सही कर दिया होगा। इसका डायरेक्ट आंसर था स्वदेशी आंदोलन। बंगाल में किस आंदोलन के समय, याद रखिए, किस आंदोलन के समय 3 रंग का झंडा बनाया गया था? स्वदेशी आंदोलन इसका आंसर था, क्योंकि बहिष्कार आंदोलन ऑप्शन में था नहीं, तो डायरेक्ट इसमें टिक करना था स्वदेशी आंदोलन। क्वेश्चन आपका ये भी था, 1857 ईस्वी का जो विरोध हुआ था वो किसने आरंभ किया था? 1857 ईस्वी का विरोध किसने आरंभ किया था? तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, जिसने थोड़ा पढ़ा होगा सिपाहियों ने।
जिसने सिपाही, इंग्लिश में सिपाही SCPOY और हिंदी में सिपाही, जिसने सिपाहियों टिक किया होगा उसका ऑप्शन बिल्कुल सही था। ऑप्शन में शायद जमींदार भी था, महिलाएं भी थी, 4 ऑप्शन दिए थे। तो ये 1857 ईस्वी का विद्रोह शुरू किया था सिपाहियों ने, क्योंकि इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल में चर्चा भी की थी। इंडियन रिवोल्ट ऑफ 1857 आज से 10 दिन पहले बनाया था रिवोल्ट ऑफ, उसमें मैंने पूरी चर्चा की थी कि ये बैरकपुर से आंदोलन शुरू हुआ, बैरकपुर से आंदोलन शुरू हुआ क्योंकि बैरकपुर में फांसी बैरकपुर के ही थे। बैरकपुर जो कि वर्तमान में वेस्ट बंगाल, मंगल पांडे, जिन्होंने 29 मार्च 1857 ईस्वी को अपने कैप्टन ह्यूसन की गोली मार दी, ये कह के कि वो गाय के मांस से बने हुए कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे, ये कहते हुए। उसके बाद सबसे पहले ये आंदोलन आपको बताएं 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से शुरू हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है वो है 1857 ईस्वी का विद्रोह किसने शुरू किया, तो मंगल पांडे एक सिपाही ही थे। तो सिपाहियों ने, इसमें डायरेक्ट ऑप्शन जिसने सिपाही टिक किया होगा उसका आंसर बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आपसे पूछा गया था क्वेश्चन कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। यहाँ भारत की बात हो रही है, विश्व की बात नहीं हो रही। कंचनजंगा जो कि सिक्किम में स्थित है, 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये भारत की भारत की प्रथम और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। दुनिया की पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताने की जरूरत नहीं है, माउंट एवरेस्ट। इससे संबंधित में क्वेश्चन पूछा गया था कि माउंट एवरेस्ट किन 2 देशों की सीमाओं में स्थित है। ये पेट के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, 15 तारीख का। माउंट एवरेस्ट किन 2 देशों की सीमाओं में स्थित है, तो नेपाल और तिब्बत। जिसने टिक किया था उसका आंसर सही होगा, नेपाल और तिब्बत। यहाँ पे तिब्बत जगह चीन भी हो सकता था क्योंकि चीन ने लगभग तिब्बत पे पूरा अधिकार कर लिया है। याद रखिए, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा और चीन और तिब्बत में चोमोलुंगम के नाम से जाना जाता है और भारत में इसे बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। यहाँ पे क्वेश्चन था कि भारत की विश्व की बात नहीं हो रही, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है या भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो कंचनजंगा 8,598। आपको बता दें कंचनजंगा भारत की पहली और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। दुनिया की पहली ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, जिसकी ऊंचाई 8,848। उसके बाद दूसरी नंबर चोटी आती है K2 या गार्डविन ऑस्टिन। दुनिया की दूसरे नंबर की चोटी कौन सी है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ भी रखा होगा। दुनिया की दूसरे नंबर की चोटी सबसे ऊंची कौन सी है, K2 या गार्डविन ऑस्टिन, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में है, पोक में स्थित है, भारत में नहीं है। जिस कश्मीर पर कब्जा पाकिस्तान का है, जिसे हम लोग गुलाम कश्मीर के नाम से जानते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, उसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर, 8,611 मीटर। और तीसरे नंबर की चोटी जो है वो है कंचनजंगा, 8,598 मीटर, 8,598 मीटर, 8,598 मीटर। तो भारत की पहली और दुनिया की तीसरी नंबर सबसे ऊंची चोटी है। जिसने कंचनजंगा टिक किया होगा उसका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन ये भी था कि अरावली पर्वत जो है या अरावली श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये राजस्थान का क्वेश्चन है, जिसने थोड़ा अरावली के बारे में थोड़ा पढ़ा होगा, क्योंकि अरावली चोटी भारत की सबसे पुरानी, अरावली भारत की नहीं विश्व की सबसे पुरानी श्रेणियों में एक है। क्वेश्चन ये कभी डायरेक्ट पूछा भी गया था, हमें याद है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी विश्व की पुरानी श्रेणियों में एक है, तो उसका ऑप्शन है अरावली, हिमालय नहीं, क्योंकि हिमालय नवीन पर्वत का उदाहरण है। हिमालय पहले टेथिस नामक सागर था। हिमालय पहले क्या था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हिमालय पहले क्या था, टेथिस नामक सागर। या हिमालय कौन से पर्वत का उदाहरण है, तो ऑप्शन उसमें तमाम हो गए, तो उसमें नवीन पर्वत लिखना है। वलित पर्वत होते हैं, नवीन पर्वत भी होते हैं। अगर आ जाए हिमालय पहले क्या था, तो टेथिस नामक एक सागर था, सागर मतलब सी जिसमें पानी भरा रहता है। आज इतना बड़ा वो पर्वत बन गया है, लगभग 2400 किलोमीटर ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। इसके बारे में मैं आपको कभी डिटेल में बता दूंगा। तो अरावली श्रेणी के सबसे
बड़ी चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, 1722 मीटर। जिसने गुरु शिखर टिक किया होगा उसका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये राजस्थान पीसीएस का क्वेश्चन आ भी चुका है 2 से 3 बार। उत्तरी मैदान में गर्म हवा क्या बोलते हैं? लू। बहुत कॉमन क्वेश्चन है लू। उत्तर भारत में जो गर्म हवा चलती है जून के महीने में, मई जून के महीने में, उसे लू बोलते हैं, लू बोलते हैं। नॉर्वेस्टर पश्चिम बंगाल में चलती है अगर आता, लेकिन यहाँ पे उत्तर भारत के पेपर है तो लू आना एक कॉमन बात है, तो याद रखिए। अगला है क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किसके उपरांत आरंभ हुआ? मैंने आपको बताया था भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। यह क्वेश्चन पिछले साल भी पैट की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, करो या मरो का नारा किसने दिया? फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था पैट के पिछली बार 24 अगस्त को, करो या मरो का नारा किसने दिया? गांधी जी ने। ये 8 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई के वर्धा से ये आंदोलन शुरू हुआ था। महाराष्ट्र के वर्धा से शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें गांधी जी ने बोला करो या मरो। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया भारत छोड़ो आंदोलन किसके उपरांत शुरू हुआ? तो क्रिप्स मिशन जब पूरी तरीके से फेल हो गया था, क्रिप्स मिशन मार्च 1942 को भारत आया था। एक क्रिप्स मिशन है, एक कैबिनेट मिशन है। क्रिप्स मिशन 1942 में आया और कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। क्वेश्चन है कि किस आंदोलन मतलब किसके उपरांत शुरू हुआ? तो इसका आंसर था क्रिप्स मिशन, जिसने टिक किया होगा, क्योंकि मार्च 1942 ईस्वी में जब क्रिप्स मिशन फेल हो गया तभी 8 अगस्त को 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। तो जिसने क्रिप्स मिशन टिक किया होगा उसका आंसर बिल्कुल सही होगा। मैंने डेट स्पष्ट की भी थी, एक एक डेट मैंने लगभग क्लियर कर दी थी 1885 से 1947 तक। जिसने वो वीडियो देखा होगा आज से 7 दिन पहले का, उसने ये क्वेश्चन अगर थोड़ा माइंड लगाया होगा सही कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित था, शायद ऐसे क्वेश्चन था। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो संविधान का 4 का, भारतीय संविधान अगर हम लोग पढ़ते हैं तो भाग 4 तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, लेकिन भाग 4 का अगर आप बुक देखेंगे एनसीईआरटी के रन तो भाग 4 का मौलिक कर्तव्य, आपको बता दें जब संविधान बना था तो मौलिक कर्तव्य नाम की कोई भी चीज नहीं थी। और मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? रूस से। कल क्वेश्चन आया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया? रूस से। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? आपके अमेरिका से। मौलिक अधिकार अमेरिका, ट्रिक भी याद रहेगी आपको। मौलिक, उसके बाद आपातकाल किस देश के संविधान से लिया गया? जापान। समवर्ती सूची किस देश के संविधान ली गई है? फ्रांस। ऐसे और संविधान में संशोधन 368 में जो होता है वो किस देश से संविधान से लिया गया है? साउथ अफ्रीका। ये 10 से 12 क्वेश्चन संविधान संशोधन में है, इसके बारे में मैं धीरे धीरे आपको बताता जाऊंगा। क्वेश्चन जो आया था वो था आपका, क्वेश्चन जो आपका आया था वो मौलिक कर्तव्य। आपको बता दें ये क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे पूछा जा सकता है, आज तो आया है, क्वेश्चन कल आया था कि मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? 4 का, क्योंकि भारत के संविधान में 22 भाग 12 अनुसूची और वर्तमान में जब बना था तब 395 अनुच्छेद थे, वर्तमान में 467 अनुच्छेद हैं या 465 भी याद रखिए काफी हैं, क्योंकि अनुच्छेद धीरे धीरे बढ़ते भी रहते हैं, तो याद रखिए। फिलहाल इसका आंसर जिसने 4 का टिक किया होगा वो सही है। आपको बता दें संविधान के 42वें संशोधन में, संविधान के 42वें संशोधन हुआ था 1976 में। इसी में मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को संविधान के 42वें, हमने आपको बताया था संविधान में एक्ट 368 में यह प्रावधान है कि समय समय पर आवश्यकता अनुसार हम अपने संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ये साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संशोधन, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ जिसने 4 का टिक किया होगा उसका आंसर सही था। 42वें संशोधन 1976 ईस्वी में संविधान में 4 का शब्द जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य। इसकी सिफारिश किसने की थी? स्वर्ण सिंह समिति। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मौलिक कर्तव्य को किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह समिति के उपरांत जोड़ा गया। याद रखिए, जैसे अंग्रेजी कब आई थी? मैकाले रिपोर्ट या मैकाले समिति के उपरांत। वैसे ही क्वेश्चन ये जो है कब जोड़ा गया, ये क्यों जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह
नाम के व्यक्ति ने यह सिफारिश की थी कि कुछ नागरिकों के मौलिक अधिकार तो हैं, कुछ मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए देश के प्रति, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा रखना, उन्हें नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण को सुरक्षित रखना, ये सब बात जोड़ी गई है संविधान के 4 काम है। क्वेश्चन आपका ये भी आया था, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन थे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन, ऐसे ऑप्शन थे। तो जिसने मेरे हिसाब से ऑर्गन टिक किया होगा उसका आंसर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ऑर्गन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस वे हैं जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित तो नहीं कहेंगे, बहुत तेजी से गर्म कर रही हैं, बहुत तेजी से गर्म कर रही हैं। इसमें सबसे डेंजरस गैस कार्बन डाइऑक्साइड मानी जाती है। लेकिन क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो उसमें आर्गन जिसने टिक किया होगा मेरे हिसाब से उसका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन ये भी था कि पौधों को पोषक कहां से प्राप्त होता है, तो इसका डायरेक्ट आंसर बहुत ही था मिट्टी। पौधों को पोषक कहां से प्राप्त होता है? मिट्टी। तभी प्लास्टिक को बंद करने का प्रयास निरंतर जारी किया जा रहा है। 2018 में उत्तर प्रदेश 18वां राज्य बना था जो प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया था। हालांकि हर साल होता है, 1 से 1.5 महीने तक प्लास्टिक प्रतिबंध लगता है, उसके उपरांत भी प्लास्टिक कहीं ना कहीं आरंभ हो जाती है। मुझे 6-7 साल से मैं देख रहा हूँ, आज प्रतिबंध लगता है, कुछ दिनों के बाद प्लास्टिक फिर से पॉलीथीन स्टार्ट हो जाती है। तो मिट्टी से पौधों को पोषक प्राप्त होता है, जिसने मिट्टी टिक किया होगा उसका ऑप्शन सही होगा। प्लास्टिक जो होती है वो 300 साल तक मिट्टी में बनी रहती है, 300 साल के उपरांत ये गलती है, 300 साल के उपरांत ही प्लास्टिक गलती है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव सबसे अधिक दिन तक जीता है? कछुआ। कछुए की उम्र भी 250 से 300 साल तक मानी जाती है। ये कछुआ अगर किसी कारणवश नहीं मरता है, बूढ़ा हो जाता है, तो अपनी मृत्यु मरता है, तो 250 से 300 साल तक वो जीवित रह सकता है। ऐसे प्लास्टिक का टुकड़ा मिट्टी में 300 वर्षों तक रहता है। जो मिट्टी की न्यूट्रिएंट जो होता है, लगभग समझ लीजिए आप लगभग 10 से 20 मीटर तक जितनी मिट्टी होती है उसमें जो पोषक तत्व जो कैल्शियम वगैरह होते हैं उसे खत्म कर देता है पूरी तरीके से प्लास्टिक का टुकड़ा। इसीलिए प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया जाता है। उस एरिया में कोई चीज अगर किसान ग्रो करता है तो वो पूर्ण रूप से ग्रो नहीं होती है, क्योंकि मिट्टी पूरी तरीके से प्रदूषित हो जाती है। क्वेश्चन था ओजोन परत कहां पाई जाती है, तो समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर। आपको पता है मौसम संबंधी घटनाएं जितनी होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं, मौसम संबंधी घटनाएं जितनी होती है वो क्षोभ मंडल में होती हैं। और ओजोन परत 20 किलोमीटर, ओजोन कहां स्थित है? पृथ्वी से 20 किलोमीटर ऊंची, और 20 किलोमीटर में समताप मंडल, जिसे इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, स्थित है। तो इसने समताप मंडल टिक किया होगा, उसका आंसर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन ये भी था धन विधेयक संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 110 में। यूपीपीसीएस से 3 से 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। मुझे लग रहा है यूपीपीसीएस के जो 4 से 5 साल पहले पेपर आते थे, लगभग पेपर वहीं से कॉपी करके डायरेक्ट रख दिया गया है। मैंने एक बार बताया भी था कि अगर संभव हो यूपीपीसीएस का प्रैक्टिस सेट जरूर एक बार पढ़ लीजिए। एक बार 110 धन विधेयक संविधान के भाग 110 में है, जो लोकसभा में पेश किया जाता है, और राज्यसभा भी 14 दिन तक इसमें कुछ संशोधन कर सकती है, लेकिन लोकसभा उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। याद रखिए 14 दिन तक ये राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा 14 दिन तक अगर अपनी राय नहीं देती है तो इस बिल को डायरेक्ट पास कर दिया जाता है। क्वेश्चन था धन विधेयक 110 में से जिसने 110 टिक किया होगा वो बिल्कुल उसका आंसर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन था नेक्स्ट करंट क्वेश्चन था खास सुरक्षा सूचकांक में। याद करिए मैंने महिंद्रा एकेडमी कन्नौज स्थित में ये क्वेश्चन करंट का लिखाया भी था कि खास सुरक्षा सूचकांक में प्रथम स्थान किसे प्राप्त होता है? उड़ीसा को खास सुरक्षा सूचकांक में प्रथम स्थान किसे प्राप्त होता है? इसका आंसर उड़ीसा था। उड़ीसा मैंने उस समय बताया था, तो जिसने उड़ीसा टिक किया होगा उसका आंसर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन ये भी था कि किस अवस्था में कोई कंपनी सरकारी कंपनी मानी जाएगी। ये अक्सर अखबार में निकलता भी रहता है, और हाल ही में सरकार में ये हो भी रहा है, प्राइवेटाइजेशन वाली प्रक्रिया चल रही है, फिलहाल वो तो अलग मैटर है। किस दशा में कोई कंपनी सरकारी कंपनी कहलाएगी, तो आपको बता दें कि अगर किसी कंपनी के 51% शेयर सरकार खरीद लेती है, मतलब आधे से एक ज्यादा, सीधी बात है, आधे से एक ज्यादा अगर कोई चीज खरीद लेता है वो चीज उसी की हो जाती है। तो सरकारी कंपनी
के लिए होना जरूरी है कि किसी कंपनी का 51% भाग सरकार ने खरीद लिया है, 51% कंपनी सरकार ने खरीद ली है, तो वो सरकारी कंपनी कहलाती है। ऑप्शन में 50% भी था शायद, ऑप्शन 40, 50, 51 को जैसे ऑप्शन था, जिसने 51% टिक किया होगा उसका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि पेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। नाबार्ड क्वेश्चन ये भी था आपका जो हमें दिख गया है कि ग्रामीण लोगों को साख मतलब उधार, ग्रामीण लोगों को साख, ग्रामीण लोगों को उधार देने के लिए कौन सी संस्था बनी है आपको बता दें, तो नाबार्ड। ग्रामीण लोगों को उधार देने के लिए, जो ग्रामीण के किसान गांव के होते हैं उन्हें ऋण प्रदान करने के लिए सरकार ने एक संस्था बनाई नाबार्ड। यह 12 जुलाई 1982 ईस्वी को संस्था बनी थी। नाबार्ड का संबंध जो ग्रामीण किसान है उनको उधार ऋण देने से है कि सस्ती ब्याज दर पर उच्च ऋण दिया जाए। इस जिसने नाबार्ड टिक किया होगा उसका आंसर बिल्कुल सही होगा। शायद एसबीआई बैंक भी उसमें ऑप्शन था, लेकिन जिसने नाबार्ड टिक किया होगा उसका आंसर बिल्कुल सही था। और इसके अलावा तमाम क्वेश्चन जो है आए थे। सफेद शहर उदयपुर डायरेक्ट मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद अहमद वाला डिस्कस कर ही चुके हैं। 1857 ईस्वी का आपको बता दें क्वेश्चन ये भी था, मैंने ग्रुप में यह मैसेज भी किया था कि 1935 का एक्ट बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन था 1935 अधिनियम जो आया था, 1935 अधिनियम जो ब्रिटिश अधिनियम था, 1935 में ब्रिटिश सरकार थी, आपको पता होगा, उसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी कर दी गई थी आपको बता दें। वर्तमान में अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट में 35 न्यायाधीश हैं। 35 न्यायाधीश मतलब क्या होता है, एक सुप्रीम जज और 34 अन्य जज, चीफ जज एक और अन्य जज 34, 35। तो ऐसे ही क्वेश्चन लेकिन जो पूछा गया था उसमें पूछा गया था कि चीफ जस्टिस के अतिरिक्त कितने जज हो सकते हैं, तो 6। वैसे टोटल 35 है, टोटल 7 कर दिए गए थे। 1935 में जजों की संख्या कितनी कर दी गई, 7। लेकिन क्वेश्चन 7 1 + 6 मतलब 1 चीफ जज और 6 अन्य जज, तो वैसे 7 है। लेकिन जो क्वेश्चन लिखा था मेरे हिसाब से उसमें यह था कि क्वेश्चन जो लिखा था वो था कि चीफ जस्टिस 1935 अधिनियम के अनुसार चीफ जस्टिस के अतिरिक्त कितने जज हो सकते थे, तो इसमें 6 ऑप्शन जिसने टिक किया होगा उसका आंसर सही होगा। और जब 28 जनवरी 1950 को पहली बार स्वतंत्र भारत में सुप्रीम कोर्ट बनी, वैसे सुप्रीम कोर्ट 1774 ईस्वी में बन चुकी थी कलकत्ता में, उसमें गवर्नर जना था वारेन हेस्टिंग, क्योंकि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें यह नियम बनाया गया था कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट बनेगी। लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट कहाँ थी, कलकत्ता में। लेकिन स्वतंत्र भारत की अगर बात हो जाए तो स्वतंत्र भारत में सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 को बनी। उस समय जजों की संख्या कितनी थी, 8। 1 + 7 1 चीफ जज और 7 अन्य जज, 8। वर्तमान में यह संख्या कितनी है, 35। वैसे 2018 में यह संख्या थी 1 + 30 31, 1 + 30 31। लेकिन 2018 में 4 जजों की संख्या बढ़ा दी गई है 35। अभी भी जजों की संख्या को बढ़ाने की मांग बढ़ रही है, क्योंकि इतने बड़े देश में मात्र 35 जज मेरे साथ थोड़ा कम है। लगभग संख्या 40 से 45 नहीं तो 50 तो जज होने ही चाहिए, ऐसी जजों की मांग है। टी.एस. ठाकुर जब जज थे तो एक बार शायद ये बोलते बोलते बहुत भावुक भी हो गए थे कि कृपया जजों की संख्या को बढ़ा दीजिए। उस समय कांग्रेस सरकार सत्ता में थी। वर्तमान में टोटल 35 जज हैं, लेकिन 1935 अधिनियम में जजों की संख्या थी 7, एक चीफ जज और 6 अलग। तो जिसने 6 टिक किया होगा ऑप्शन, क्योंकि उसमें ऑप्शन में था कि चीफ जज के अतिरिक्त कितने जज हो सकते थे 1945 के प्रावधान में, तो इसका आंसर डायरेक्ट था 7। ये कुछ क्वेश्चन आपके आए थे। मैं अब ये पेपर आपका हो चुका है तो कोशिश यही करूंगा कि आगे जो भी वीडियो बनाऊं उसे थोड़ा डिटेल में बनाऊं, अधिक से अधिक जानकारी आप सबके समझ शेयर करूं। मैं पुनः अपनी बात दोहराता हूं, मेरे हिसाब से इस बार का जो पेपर है अगर गत वर्ष से उसकी तुलना की जाए तो इस बार के जितने भी पेपर हैं चारों शिफ्ट के, मेरे हिसाब से पिछली बार तुलना में 20% पेपर अधिक टफ था। 20 से 25% पेपर गत वर्ष की तुलना में टफ था। इस बार जो आया है, इस बार का पेपर टफ था क्योंकि पिछली बार पहला पैट हुआ था, पहली बार वो पेपर बहुत इजी बनाया गया था। मेरे हिसाब से वो इजी पेपर था, ठीक पेपर था। लेकिन ये जो पेपर है वो गत वर्ष की अपेक्षा थोड़ा
अधिक टफ है 20 से 25%, तो कट ऑफ थोड़ा कम रहना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से अगर 60 नंबर कोई प्राप्त कर रहा है तो वो सेफ हो सकता है। 60 नंबर तक जिसके हैं वो सेफ होगा, जो मुझे लग रहा है पेपर देख के। आगे आयोग क्या निर्धारित करता है, मेरे हिसाब से 6 से 7 दिन के अंतर्गत आंसर की आ जाएगी, तब पता चल जाएगा किसके कितने नंबर होंगे, पूरी डिटेल भी आ जाएगी। और लगभग 1 से 1.5 महीने में, पिछली बार तो 2 महीने के उपरांत रिजल्ट आया था। 24 अगस्त को पेपर था और शायद 27-28 अगस्त को रिजल्ट आया था। 2 महीने के उपरांत हो सकता है आपकी 2 महीने लगे, आंसर की 7 दिन के उपरांत आ गई थी पिछली बार। अब आंसर की का वेट करना पड़ेगा। पेपर जितना एनालाइज कर पाया उतना एनालाइज कर दिया। लगभग 70 से 80 क्वेश्चन चारों शिफ्टों में मिला के मैंने एनालाइज करने की कोशिश की है, और एक क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चन बताने की भी कोशिश की है। कुछ कमी रहती है तो कमेंट अवश्य करिए, और मैं कोशिश यही करूंगा अब कुछ ना कुछ नया वीडियो जो आगामी एग्जाम होने वाले हैं वो आप सबके समझ पेश करूं। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट और गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।